पिछला वीडियो में मैंने 30 तक क्वेश्चन किया था, अब 30 से आगे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए आप सभी अगर एएनएम की कैंडिडेट है तो मैं कंटिन्यू एएनएम बिहार में 5006 पदों के लिए जो बहाली आई है एनएचएम की तरफ से मैं वो क्लास कंटिन्यू करा रहा हूं। सुबह जो है 7:30 में वीडियो आपको मिलता है। ठीक है, सुबह 7:30 में डेली वीडियो मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ज़रूर जो है आप लोग देखते होंगे वीडियो को अच्छे से। चलिए करते हैं शुरू। आज का वीडियो नंबर 58 होने वाला है। तो चलिए आज का 58 नंबर का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आज का, कहता है देख लीजिए, माइथेनिया ग्रेविस के रोगियों को प्रारंभिक लक्षण अर्ली सिम्टम्स क्या होता है। यानी जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है यह एक रोग है। इस रोग से पीड़ित मरीजों में सबसे पहला लक्षण, प्रारंभिक लक्षण क्या होता है। तो देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस से जो पीड़ित होता है ना, उसको आँखों में समस्या सबसे पहले देखने को मिलता है, जैसे पलकों का झुका होना। ठीक है, पिटोसिस जिसे बोलते हैं, पलकों का गिरा होना, यह जो है माइथेनिया ग्रेविस के मरीजों में देखने को मिलता है। आगे है पैरालिसिस का रूप क्या है। इनमें से पैरालिसिस का रूप पूछ रहा है। देखिए, हेमीप्लेजिया होता है, शरीर के एक हिस्से में लकवा मारना। पैराप्लेजिया होता है, दोनों हिस्सों में जो है आपको दोनों हिस्सों में जो है आपको क्या करना, शरीर के दोनों साइड में जो है आपका लकवा मारना। क्वाड्रिप्लेजिया, शरीर के चारों साइड यानी चारों अंगों में जो है हाथ पैर सब में जो है लकवा मारना। मोनोप्लिया, एक अंगों में लकवा मारना। तो यही जो है आपका पैरालिसिस होता है। ये सभी जो है पैरालिसिस का रूप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 33 नंबर का है, ए लोकलाइज एबनॉर्मल डिलेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं। यानी किसी भी जगह पर असमान रूप से ब्लड वेसल्स का डिलेशन होना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है एनुरिज्म। एनुरिज्म जो होता है यह आपके ब्लड वेसल्स के कमज़ोर होने से, पतला होने से वहाँ पे जो है क्या होता है, एबनॉर्मल डिलेशन होता है। मतलब वहाँ पे असमान रूप से फैलाव होता है, यानी बैलून के आकार में फूल जाता है वहाँ पे। और उसका खतरा ये होता है कि वो बैलून वाला पार्ट अगर फट जाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, तो यही अपन एनुरिज्म होता है, जो असमान डिलेशन को कहते हैं ब्लड वेसल्स को। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसको डॉक्टर द्वारा हाइपरटेंशन के नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर कहा गया है। देखिए, नॉन मॉडिफेबल का मतलब होता है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मीन्स जिसमें हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं, वैसा कारक। तो देखिए, जीनेटिक फैक्टर, आप किसी के जीनेटिक को सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी के एज को सुधार कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी के सेक्स, अगर मेल है या फीमेल है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है, जिसके कारण जो है हाइपरटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक है, आगे है 35 है, इंसुलिन इंजेक्शन नीडल की साइज कितनी होती है। तो देखिए, 25 से ऊपर जितने गॉज वाला जो होता है ना, वो इंसुलिन इंजेक्शन में उपयोग किया जाता है। और इसका साइज की बात करेगा तो वह जो है 5/8 इंच लॉन्ग होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यानी 1 इंच से भी कम जो है इसका लेंथ होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 36 है, असमान रूप से हड्डी के होने वाले फ्रैक्चर को क्या कहते हैं। समान रूप से हड्डी के होने वाले फ्रैक्चर को क्या कहते हैं। तो समान रूप से हड्डी में जो फ्रैक्चर होता है उसे हम लोग एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन विच द बोन इज वेंट कहता है। यहाँ पे समान रूप से हड्डी में होने वाला फ्रैक्चर जिसे ग्रीन स्टिक कहते हैं, जहाँ पे हड्डी पूर्ण रूप से टूटता नहीं है, बस वहाँ पे दरार पड़ जाता है, हड्डी एक दूसरे से लगा ही रहता है, या तो हड्डी टेढ़ा हो जाएगा या हल्का सा केस के साइज का जो है उसमें दरारें आ जाएंगी,
तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। कंप्लीट में पूर्णतः हड्डी टूट जाता है इधर से उधर, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट में हड्डी टूटता नहीं है, हड्डी में ज्वाइंट रहता है, बस उसमें थोड़ा सा या तो उसमें जो है मुराब आ जाएगा, या तो थोड़ा सा उसमें आपको एक केस के हिसाब से जो है थोड़ा सा दरार पड़ सकता है, तो जो कि इनकम्प्लीट होता है। तो समान रूप से हड्डी का फ्रैक्चर का प्रकार होगा वह इनकम्प्लीट ही होगा, ठीक है। आगे है 37 है, सीजर के रोगियों में एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या है। यानी सीजर के मरीजों में नर्सिंग एक्शन नर्स के द्वारा किए गए कौन सा काम होता है। तो सबसे पहला काम यही होता है सीजर के मरीजों में कि प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी से क्लाइंट को सुरक्षा देना, मेंटेन एयरवे, मॉनिटर टेम्परेचर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम नर्स का यही होता है कि जिसको अगर दौरा पड़े तो दौरा वाले मरीजों को सबसे पहला काम यही होता है कि उसे सुरक्षा पहुंचाए इंजरी से, क्योंकि दौरा पड़ने पर वह खुद को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस इंजरी से बचने के लिए उसे प्रोटेक्ट करे, पहला काम, ठीक है। आगे है 38 नंबर है, सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेनस कौन सा है। कहता है सीवीसी सेंट्रल वेनस कैथेटराइज के लिए मोस्ट कॉमन उपयोग होने वाले वेन कौन सा है। तो फीमोरल वेन है, ठीक है। फीमोरल वेन में सेंट्रल वेनस कैथेटराइज किया जाता है, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वेन है कौन, फीमोरल वेन, ठीक है। इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है 39 है, रीनल फेल्यूर का प्रमुख कारण क्या है। तो रीनल फेल्यूर का प्रमुख कारण है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहने का मतलब है कि जो छन्नी होता है किडनी का उसमें समस्या होना, यह रीनल के फेल्यूर का प्रमुख कारणों में से एक कारण होता है, ठीक है। आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि CRF के रोगियों में डायूरेटिक थेरेपी एक्यूरेट डाटा निम्न में से कौन सा है। CRF का मतलब होता है क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, यानी लंबे समय से किडनी फेल्यूर रोगी में डायूरेटिक थेरेपी एक्यूरेट डाटा निम्न में से कौन सा है। तो डेली वेट मैनेजमेंट, डेली वेट का माप करना चाहिए। अगर किसी को डायूरेटिक थेरेपी चल रहा है तो बॉडी से कितना मात्रा में पानी निकल रहा है, इसको जो है डेली वेट जो है लेना चाहिए। एक्यूरेट डाटा अगर आपको कलेक्ट करना है तो डेली उसके वज़न मापना पड़ेगा। फुरसामाइड किस प्रकार की दवा है। तो फुरसामाइड एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है नहीं है, यह डायूरेटिक ड्रग है। लेकिन फुरसामाइड का इस्तेमाल एंटी हाइपरटेंशन के रूप में भी किया जाता है, यानी रक्तचाप इससे कमता है फुरसामाइड देने से, ठीक है। क्योंकि जो अनावश्यक पानी होता है बॉडी में जिससे प्रेशर लगता है, उस पानी को बाहर निकालता है तो प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर बीपी कमता है। तो फुरसामाइड का उपयोग बीपी में भी करते हैं, लेकिन यह मुख्यतः डायूरेटिक दवा है, ठीक है। मूत्र वर्धक दवा है, ठीक है, जिसको देने से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। आगे है 42 है, किडनी स्टोन को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो किडनी स्टोन को मेडिकल टर्म में हम लोग नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रो मतलब किडनी और लिथियासिस मतलब स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है 43 नंबर, डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य है वेस्ट को रिमूव करना है। क्या चीज़, वेस्ट को रिमूव करना डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य ही ना होता है कि जो ब्लड में उत्सर्जित पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको रिमूव करना, यही ना मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं 44 है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जीवित होती है। तो निम्न में से जीवित जो वैक्सीन होती है वह BCG वैक्सीन होती है। इनमें से BCG वैक्सीन अपना जीवित वैक्सीन है, ठीक है, लाइव एटेनुएट है। 45 है यहाँ पे, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाती है। तो सबको पता है यह DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, DPT तीनों से बचाता है, ठीक है।
आगे है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुखार की स्थिति में प्लेटलेट काउंट घटता है। तो सबको पता है डेंगू होने पर प्लेटलेट की संख्या कमने लगती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे कि डॉट्स किस रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है डॉट्स का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस टीबी में किया जाता है। समझ गए, डॉट्स का उपयोग। आगे बढ़ता हूँ, 48 नंबर का क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान किस बीमारी से जुड़ा है। तो पल्स पोलियो अभियान जो है यह पोलियो रोग से जुड़ा है जिसे पोलियोमेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे है 49 नंबर है, HIV प्राइमरी किसको प्रभावित करता है। तो HIV प्राइमरी रूप से जो है इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है HIV का, तो सबसे पहले यह इफ़ेक्ट करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इसीलिए तो इसे एड्स कहते हैं। ये एड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो हमारा शरीर उपार्जित कर रहा है इम्यून सिस्टम को, उसको यह क्या करता है, डिफिशियंट कर देता है, कमज़ोर कर देता है यह HIV वायरस। और जैसे ही हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करेगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो है आने लगेगा। तो HIV यही होता है। ठीक है, तो यह इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमज़ोर करता है। आगे बढ़ते हैं, 50 है, 50 है, एड्स का कन्फर्मेंट्री टेस्ट कौन सा होता है। तो एड्स के लिए कन्फर्मेंट्री टेस्ट की बात करेगा तो वह वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, इसको ध्यान में करके रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर है, निम्न में से कौन सी रेस्पायरेटरी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है। तो रेस्पायरेटरी डिजीज श्वसन रोग और वो भी कम्युनिकेबल है। तो अस्थमा नहीं है, COPD नहीं है, एम्फाइसमा नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस आपका जो है कम्युनिकेबल है और ऊपर से रेस्पायरेटरी डिजीज भी है। ठीक है, 42 है, WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये सब आप लोग को पता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 53 है कि भारत में TB रोगियों को मुफ्त दवा कौन देता है। तो भारत में TB जो भी रोगी है उसको मुफ्त दवा RNTCP प्रोग्राम के अंदर मिलता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, 54 नंबर है, रेबीज वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो रेबीज वायरस शरीर में एनिमल के काटने से, डॉग बाइट हो गया या अन्य भी जो है एनिमल के बाइट करने से, उसका सलाइवा में एक वायरस होता है जो प्रवेश कर जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 55 है, BCG वैक्सीन कब दी जाती है। तो जन्म के समय दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम प्राथमिकता तो जन्म के समय ही होता है। 56 है, विटामिन A डिफिशियंसी किस रोग से संबंधित है। तो यह नाइट ब्लड रोग से संबंधित है, विटामिन A की कमी। ठीक है, आगे है 57 नंबर है, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पहचान जो है किससे की जाती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पहचान करना हो तो उसके लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट अगर कम है मतलब कहीं ना कहीं आयरन का कमी होगा ही होगा। ठीक है, अगर है डायबिटिक रोगी को कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो देखिए, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको खास कर बोला जाता है कि एक तो ये बोला जाता है कि आप बॉडी से जो है एक्टिव रहे, दूसरा जो है ये बोला जाता है उनको कि आप मिठाइयाँ, मीठ चीज़ से बने हुए सामान से दूर रहें। और 59 नंबर का क्वेश्चन है, पल्स रेट का समान मान कितना होता है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान BP कितना होता है। आप लोग जो है इसको सबको देख कर बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का BP का मान कितना होता है। बाकी ये सबको आना चाहिए। ओके, तो ये रहा आज का जो है 30 प्रश्न। यहाँ पे मैंने आज भी आपको 30 प्रश्न कराया। आप इसको 30 में से अगर आप समझ लीजिए 15 सही नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है एग्ज़ाम। तो चलिए 15 आपको सही करना चाहिए 30 में। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।